हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल सिंपल सीटेट में। यहाँ पर हम सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी को या प्रिपरेशन को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी इस विषय को समझाने वाला हूँ। इस विषय को हम बहुत अट्रैक्टिव पीपीटी और बहुत ही अट्रैक्टिव और सिंपल एनिमेशंस के द्वारा के माध्यम से हम समझेंगे। तो आज हम अंग्रेज़ी भाषा और शिक्षा शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप इसे दूसरी लैंग्वेजेस के पेडागोजी में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हिंदी पेडागोजी में या किसी अदर लैंग्वेज के पेडागोजी में या किसी दूसरे विषय के पेडागोजी में भी इसकी कुछ चीज़ें उपयोगी हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन की, यानी अधिगम और अर्जन की। तो लर्निंग हो जाता है अधिगम और एक्विजिशन को हम कहते हैं अर्जन या अधिग्रहण, हम इसे कह सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर के जो है सीटेट के पेपर को अगर आप देखते हो, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, तो अलग अलग विषयों में लर्निंग और एक्विजिशन की यहाँ पर बात की जाती है। अगर मैं सीटेट एग्ज़ाम की बात करूँ, यहाँ पर एक उसका एवरेज अगर हम निकालते हैं कि कितने क्वेश्चंस लर्निंग और एक्विजिशन पर रह करके पूछे गए हैं, तो आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हो। 4, 1, 2, 6 इस तरह से, या जो है एटलीस्ट एक प्रश्न, हालांकि एक से ज़्यादा ही प्रश्न अब पूछे जाते हैं। अगर हम अभी के जो फ्रेश पेपर है अगर हम उनकी बात करें 17, 18, 2019 तक के, और यहाँ तक कि 2020 का भी पेपर अगर हम उठा करके देखते हैं, तो 3-4 प्रश्न हमें लर्निंग और एक्विजिशन पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद में लर्निंग और एक्विजिशन को लेकर आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ बहुत क्लियर होने वाली है। टॉपिक बहुत ईजीली, बहुत अट्रैक्टिव और कलरफुल वे में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की अवधारणा। यानी हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि लर्निंग होता क्या है, व्हाट इज लर्निंग। अगर हमें लर्निंग समझ में आ जाता है तो हम इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस भी समझ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को समझने के बाद में, यानी कि अधिगम की अवधारणा को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, तो व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग होता क्या है। तो एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, तो यहाँ पर हम नए कौशल प्राप्त करते हैं, उसे हम लर्निंग कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लर्निंग एक फॉर्मल वे में होती है, एफर्ट लगा करके की जाती है, एक इन्वायरमेंट में होती है जहाँ पर आप अपने तरफ से प्रयास करते हो, अपने तरफ से कोशिश करते हो, राइट। तो उस वक्त लर्निंग होती है। एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है, उसकी इच्छा होती है सीखने की, वो कॉन्शियसली अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके कोशिश करके वो सीखता है, तो उसे हम कहते हैं लर्निंग। और इस तरह से नए कौशल या न्यू स्किल्स प्राप्त होती है, इसे हम कहेंगे लर्निंग। और एक्विजिशन जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्विजिशन में क्या होता है कि आप लैंग्वेज को एक्वायर करता है, एक जो बच्चा होता है, स्पेसिफिकली जो एक्विजिशन की बात है वो बच्चे को लेकर के की जाती है कि एक बच्चा जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने फैमिली और अपने घर पर जो है एट हाउस, एट होम, वो जो लैंग्वेज को एक्वायर करता है अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। वो सारी चीज़ें आगे आने वाली है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर लर्निंग और एक्विजिशन में जो मेजर डिफरेंस है आपको ये समझना है कि जब आप फॉर्मली कुछ सीख रहे हो तो उसे हम लर्निंग कहेंगे, और जब आप जो है नेचुरली कुछ सीख रहे हो, अनकॉन्शियसली कुछ सीखता है जब बच्चा, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। आई होप कि आपको लर्निंग और एक्विजिशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट डज हैपन आफ्टर लर्निंग, यानी अधिगम के बाद क्या होता है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगे कि हमारे जो छात्र है उन्होंने लर्निंग की है या उन्होंने अधिगम किया है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है उसके अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है, उनका जो नॉलेज होता है यानी उनका जो ज्ञान होता है, तो उसमें भी हमें चेंज या परिवर्तन या बदलाव हमें उसमें देखने को मिलता है। तो अगर चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मल वे में कॉन्शियसली और एफर्ट लगा करके लर्निंग हुई है। ये बहुत ही ईजी और सिंपल उसकी एक सिम्टम हम बोल सकते हैं कि अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डज हैपन आफ्टर लर्निंग, अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना होता है कि चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज, तो वहाँ पर ज्ञान में और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर लर्निंग हुई है या अधिगम वहाँ पर हुआ है, राइट।
अब अगर हम बात करें, हमारा जो क्लासरूम होता है बहुत ही डाइवर्स क्लासरूम होता है। हमारी जो क्लासेस होती है उसमें अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग बैकग्राउंड के, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, रिलीजियसली, अलग अलग तरह से अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। हर एक की मेंटल कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट होती है, हर एक की फिजिकल कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती है, राइट। हर एक की शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्योंकि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसीलिए जो सीखने की रफ्तार है, इसे हम रफ्तार बोल सकते हैं, कि उनका जो रेट ऑफ लर्निंग है, वो जिस प्रकार से सीखते हैं या अधिगम करते हैं, वो भी डिफर करता है, डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है या ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी ऐसे कारक या ऐसे कौन से तत्व है या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो प्रभावित हो जाती है। यानी ये कारक अगर पॉजिटिवली अच्छी तरह से मिलते हैं तो इसका मतलब लर्निंग अच्छे ढंग से हो सकती है, और ये कारक ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर ये प्रॉपरली प्रोवाइड ना किए जाए तो आपकी लर्निंग नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव से का मतलब ये है कि जैसी आपको एक्सपेक्टेड लर्निंग होना चाहिए थी, जिस तरह का बच्चों के ज्ञान में और व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन सी बात है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग पर इम्पैक्ट डालते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो लर्नर्स एबिलिटी, यानी कि शिक्षार्थी की क्षमता। तो जो हमारे पास में शिक्षार्थी है या जो लर्नर है या जो छात्र है, तो उसको खुद को कितना पता है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसकी एज कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग या जो टीचिंग है या अध्यापन की जो प्रक्रिया है, तो टीचर ने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लानिंग करके टीचिंग को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत छोटा है और आप उसे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स बता रहे हो। जैसे स्टैंडर्ड सेकेंड या थर्ड का बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए समझाता हूँ कि मान लो कि स्टैंडर्ड सेकेंड का एक बच्चा है और आप उसे इवापोरेशन, सब्लिमेशन, कॉन्वेक्शन, एडवेक्शन, इस तरह की चीज़ें पढ़ाने लग जाओ, तो वो उतना अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इसलिए लर्नर्स एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में होता है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग करने के लिए, अधिगम करने के लिए मोटिवेशन पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन है। यानी अगर आप मोटिवेटेड होते हो तो किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग बहुत ही ईजी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, जिसे हम आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियोस डालने वाले हैं, उनका भी हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए प्री रिक्विजिट या फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त क्या है, तो वो होता है मोटिवेशन। एक मोटिवेटेड बंदा जो होता है, एक जो बच्चा होता है मोटिवेटेड अगर है वो है, तो अच्छा फील करता है, उसको लर्निंग में मज़ा आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें टीचर्स कैपेबिलिटी, ये भी एक ऐसा कारक है, ऐसा तत्व है जो कि हमारी लर्निंग पर या अधिगम को प्रभावित करता है। अब शिक्षक की क्षमता क्या है, देखिए अगर टीचर गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, प्रोनाउंसिएशन अगर उसका रॉन्ग है, वो किसी लफ्ज़ को अगर गलत बोलता है, तो ऑब्वियस है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो फिर वो भी वहाँ पर गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले टीचर को अपना जो लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, वो किस तरह से बच्चों से कम्युनिकेशन करता है, ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं, और इसी तरह से उसकी जो टीचिंग है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो बेहतर ढंग से तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, तो भी उसकी टीचिंग वहाँ पर और बेहतर हो सकती है। वो बच्चों से किस तरह से कनेक्ट कर पाता है, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। अगर एक टीचर और स्टूडेंट कनेक्टेड होकर वेल कनेक्टेड मैनर में अगर वो वहाँ पर अध्यापन होता है, तो जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को आसानी से समझ में आता है। अगर वो लर्नर्स एबिलिटी, शिक्षार्थी की क्षमता और फिर टीचर्स की कैपेबिलिटीज़, इन दोनों कारकों को या तत्वों को सामने रखा जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग को अफेक्ट करने में,
राइट। इसके बाद में वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज यानी ज्ञान प्रदान करने के तरीके कि आप कौन से मैगजीम्स का, कौन से जो है टीचिंग मेथड्स का, कौन से जो लर्निंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स है उनका यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे जो है तो आपको अगर उनको कोई बात समझाने तो इंडक्शन वहाँ पर मेथड का यूज़ करना होगा, यानी पहले आप उन्हें एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उसके बाद में उनको रूल्स समझाते हैं, राइट। और इसी तरह से अगर हमारी बड़ी क्लासेस है या स्पेसिफिकली अगर हम मैथ्स की वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे वहाँ पर हम डिडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हो तो लर्निंग और बेहतर ढंग से हो सकती है, और अगर इसको इम्प्रॉपरली या सही तरह से यूज़ ना किया जाए तो हमारी लर्निंग वहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह से इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण या जो परिवेश है वहाँ का, क्लासरूम का, या जहाँ पर भी टीचिंग हो रही है, जहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि बच्चों को वहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है, जिसे हम कहेंगे कि सीखने में उन्हें मज़ा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, या तो फिर बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है, बेंचेस अवेलेबल नहीं है। तो ये फिज़िकल इन्वायरमेंट की कुछ चीज़ें मैंने बताया। या इसी तरह से बच्चे का जो घर का इन्वायरमेंट है अगर वो भी प्रॉपर नहीं है तो उसकी लर्निंग पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर घर पर उसके झगड़ा हो रहा है और उस वातावरण से निकल कर के अगर वो स्कूल में आता है तो फिर वो स्कूल के वातावरण में उसे वही सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती है, और इस तरह से भी उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट होती है। तो इसी तरह से फिर टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है और क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट है तो वो भी बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा या उदाहरण के माध्यम से आपको अगर बताऊं तो अगर क्लासरूम में चार्ट्स लगे हुए हैं, दो क्लासेस है, एक क्लासरूम ऐसी है जिसमें चार्ट्स लगे हैं, वॉल्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा है बैठने के लिए बच्चों को, या अगर बेंचेस भी नहीं है, अगर वो नीचे मैट बिछा कर के भी बैठ रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, अगर वैसे भी अगर वो बैठते हैं किसी रिमोट विलेज में, लेकिन अगर वॉल्स पर पेंटिंग है, चार्ट्स लगे हैं, और जो वातावरण है इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ही, जिसे हम कहेंगे चाइल्ड फ्रेंडली तो होता ही है, लेकिन एजुकेशन में बच्चों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। यानी कि वो अपने आसपास में, अपने परिवेश में देखते रहते हैं और एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखते हैं, अनकॉन्शियसली वो अपने एनवायरनमेंट से सीखते रहते हैं। और एक दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई क्लास है जहाँ पर चार्ट्स नहीं है, वॉल्स पर पेंटिंग्स नहीं है, प्रॉपर जो ब्लैक बोर्ड है वो नहीं है, या जो बेसिक जो सुविधा होती है अगर वो भी प्रॉपरली अगर प्रोवाइड नहीं की जाती है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो जैसे अगर इसको गंदगी से या स्वच्छता से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर स्वच्छता नहीं है, अगर वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी आपकी जो लर्निंग है वो अफेक्टेड हो सकती है। वहाँ पर भी जो है उसके ऊपर नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से ऐसे फैक्टर्स को समझा है, जाना है जो हमारे लर्निंग को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि नॉलेज प्राप्त करने का या ज्ञान प्राप्त करने का मज़ा अपना अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहना ज़रूरी होता है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम में जिस लेवल के जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। तो अगर आपने वीडियो को जो मैंने यहाँ पे अभी प्रस्तुत किया हूँ बहुत ध्यान से सुना है, देखा है, तो आप बहुत इजीली यहाँ पर बता सकते हो कि मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। मैं आपको बता दूँ कि मोटिवेशन को नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग भी कहा गया है, यानी कि नेशनल हाईवे पर हमारी गाड़ियाँ किस तरह से बहुत फास्टली चलती है, तो इसी तरह से अगर एक बंदा है, अगर वो मोटिवेटेड होता है, या अगर हम बच्चे की बात करें, अगर वो मोटिवेटेड होता है तो वो बहुत ही फास्टली जो है लर्निंग कर सकता है। अब जो दूसरे ऑप्शन से लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लानिंग तो ये टीचर के लिए ज़रूरी होती है। मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि लेसन प्लानिंग में 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होती है। इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, राइट, रिकैपिचुलेशन होता है या जिसे हम रिवीजन कहते हैं, फिर एप्लीकेशन होता है जिसमें एप्लीकेशन टाइप या जो भी उसने जो नॉलेज को प्राप्त किया है बच्चे ने, तो उसका वो एप्लीकेशन किस तरह से करता है, वो सारी उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करता है, वो होता है। फिर उसके बाद में आप उसे होमवर्क दे सकते हो ताकि वो जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है वो अपने घर पर भी जाके उसका रिवीजन हो सके और उसको वो अपने तौर पर यूज़ कर सके। तो ये सारे लेसन की जो है, जैसे हर्बर्ट ने बनाया था, अगर हम बात करें तो हर्बर्ट की पंचपदी या 5 स्टेप लेसन प्लान ऑफ हर्बर्ट कहा जाता है उसे, राइट। तो
हर्बर्ट की लेसन प्लानिंग की हमने बात कर ली है। उसके बाद सी होता है एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें या कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होता है लर्निंग को लेकर के, तो वहाँ सब में ये सारी बातें कॉमन है कि बच्चों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना बनाया जाए। उनको सिर्फ नॉलेज सीकर या जो है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर वो पढ़ने वाले बन जाते हैं जिसे हम कहें, तो ये तो गलत हो जाता है। अगर हम अभी की पॉलिसी की बात करें और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, तो ये तो प्रीरिक्विजिट फॉर लर्निंग नहीं है, बल्कि वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ये तो इम्पैक्ट डालता है आपके लर्निंग पर, राइट। तो हमने चारों ऑप्शंस के द्वारा भी अच्छे से जो है समझ लिया है, ताकि आगे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बदल करके भी आता है तो आप उसे इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग बिकॉज, हर एक की जो लर्निंग की क्षमता है वो डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए है बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सोशल बैकग्राउंड, उसका फैमिलियर बैकग्राउंड, जेनेटिकली भी जो है हर एक के डीएनए जो है अलग अलग है एक दूसरे से, हेरिडिटी अलग है, इन्वायरमेंट हर एक का अलग अलग होता है। अगर अपने घर के परिवेश की बात करें तो एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। इसीलिए हर कोई अलग अलग रफ्तार से अधिगम करता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है व्हाट डज हैपन आफ्टर लर्निंग, यानी लर्निंग के बाद में क्या होता है। तो लर्निंग के बाद में अगर उसके बिहेवियर और नॉलेज में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर लर्निंग हुई है। लेकिन दूसरे ऑप्शंस में लिखा है फीलिंग हैप्पी, तो लर्निंग के बाद तो हैप्पी फील होता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि सभी को हैप्पी फील होता है। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज इज़ क्रिएटेड, तो ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद चेंज इन द हैबिट्स ऑफ लर्नर, तो उसके हैबिट्स में तब्दीलियाँ या चेंजेस या बदलाव जो है या परिवर्तन वहाँ पर आते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है, चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज, यानी व्हाट डज हैपन आफ्टर लर्निंग। तो लर्निंग के बाद में चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज हो जाता है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सीपीएच की। तो थैंक यू।